कभी कभी इंसान लालच में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रह जाता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि कोई इंसान हवस की आग में इस हद तक गिर सकता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं रिश्ते नातों को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर का एक इलाका पड़ता है गोवर्धन कॉलोनी, और इसी गोवर्धन कॉलोनी का रहने वाला है अमित राजावत, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास, जो इंदौर में रहकर एक होटल में नौकरी करता है। अमित की पत्नी का नाम है रश्मि, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। अमित का इकलौता बेटा सत्यम, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल, जो बगल के ही आदर्श कॉलोनी में एक कोचिंग में अपनी पढ़ाई करता है। बात कर रहा हूं मैं 6 जनवरी 2024 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की। दरअसल सत्यम हर रोज की तरह अपने कोचिंग में तो जाता है, लेकिन वक्त पर अपने घर पर वापस नहीं आता है, जिसकी वजह से उसकी मां रश्मि एकदम से परेशान हो जाती है। उसके बाद रश्मि सत्यम के तमाम दोस्तों के घर पर जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन बावजूद इसके सत्यम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है, और देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। इसीलिए रश्मि अपनी बहन के बेटे राहुल के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। राहुल, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो आदित्यपुरम में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। राहुल जब अपनी मौसी के घर पर पहुंचता है, रश्मि को लेकर नजदीकी थाने में जाता है और सत्यम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज करती है, साथ ही साथ रश्मि से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारे बेटे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर तुम्हारा बेटा कहां जा सकता है। इस पर राहुल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि सत्यम कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। राहुल जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस राहुल से पूछताछ करती है कि जो भी बात है साफ साफ बताओ। इस पर राहुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 2 महीने पहले सत्यम की कॉलोनी के 3 लड़के, जिनका सत्यम के साथ झगड़ा तकरार हुआ था, और उन तीनों लड़कों ने सत्यम की बुरी तरीके से पिटाई भी किया। राहुल जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को राहुल की बातों में कुछ ज्यादा दम नजर नहीं आता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर अपने तरीके से सत्यम को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, ना तो सत्यम का कुछ मालूम चलता है और ना ही वो अपने घर पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, राहुल फिर से अपनी मौसी को लेकर थाने में जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगता है कि आखिरकार पुलिस उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, या फिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। राहुल जब पुलिस के ऊपर दबाव देता है, बावजूद इसके पुलिस ना तो उन तीनों लड़कों को थाने में बुलाती है और ना ही उनसे पूछताछ करती है। इसीलिए राहुल अपने इलाके के कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात करता है और पुलिस के ऊपर दबाव डलवाने लगता है। जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है, आखिरकार पुलिस उन तीनों लड़कों को थाने में बुलाती है और फिर उनसे सत्यम के बारे में पूछताछ करती है, जिससे पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि वाकई में ये तीनों लड़के सत्यम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिन का और समय गुजर जाता है, आखिरकार 10 जनवरी 2024 की सुबह सुबह जौरा थाने के अंतर्गत कुरावली गांव के बगल नहर में एक लड़के की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है कि
क्योंकि इधर सत्यम की गुमशुदगी की रिपोर्ट तमाम थानों में सर्कुलेट कर दिया गया था। इधर जौरा थाने की पुलिस को जैसे ही वो डेड बॉडी बरामद होता है, इस बात की जानकारी गोला के मंदिर थाने में दी जाती है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही राहुल और उसकी मौसी रश्मि को लेकर जौरा थाने में जाती है और उस डेड बॉडी को दिखाती है। रश्मि जब उस डेड बॉडी को देखती है, देखकर शिनाख्त कर लेती है। दरअसल मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सत्यम ही था। रश्मि जैसे ही अपने बेटे को मृत अवस्था में देखती है, चीख चीख कर रोने लगती है। उसके बाद पुलिस इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले आदर्श नगर में जाती है, जहां पर सत्यम अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पुलिस जब सत्यम के कोचिंग में जाती है तो मालूम चलता है कि सत्यम 6 जनवरी को अपने कोचिंग में आया ही नहीं था। दरअसल इससे पहले राहुल पुलिस वालों को बता चुका था कि मैं खुद सत्यम को अपनी कार से उसकी कोचिंग के बाहर छोड़कर आया था। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि सत्यम अपनी कोचिंग में नहीं पहुंचा था, अब पुलिस को कहीं ना कहीं राहुल के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अपने शक को यकीन में बदलने के लिए राहुल जिस कोचिंग में पढ़ता था उसके आसपास के तमाम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है। सीसीटीवी को जब चेक करती है तो उस सीसीटीवी में ना तो राहुल दिखाई देता है और ना ही उसकी कार कहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद राहुल सत्यम के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। इसीलिए पुलिस अब राहुल को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और फिर राहुल से सत्यम की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार राहुल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राहुल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। सत्यम के पिता अमित, जो इंदौर में रहकर अपनी नौकरी करता है, लेकिन इस घटना से ठीक 3 महीने पहले अमित का पूरा परिवार इसी आदित्यपुरम के एक किराए के फ्लैट में रहता था, जहां पर रश्मि अपने बेटे सत्यम के साथ रहती थी और सत्यम वहीं से अपनी पढ़ाई करता था। दरअसल राहुल, जो रश्मि की दूर के रिश्ते की बहन का बेटा है और मूल रूप से ग्वालियर शहर का ही रहने वाला है, इसीलिए राहुल भी अक्सर सत्यम से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर आता जाता रहता था। लेकिन राहुल जैसे ही ग्वालियर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद राहुल भी इसी आदित्यपुरम में आ जाता है और एक किराए का कमरा लेकर वहीं से अपनी पढ़ाई करने लगता है। लेकिन आदित्यपुरम में जब किराए का कमरा लेता है, एक दिन रश्मि अपने पति के नंबर पर फोन करती है और उससे कहती है कि क्यों ना राहुल को हम अपने ही घर पर रख लेते हैं, क्योंकि राहुल जब हमारे घर पर रहेगा तो सत्यम को भी पढ़ाई में काफी हद तक मदद कर देगा। रश्मि जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, अमित भी राहुल को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद राहुल अपनी मौसी के साथ ही रहने लगता है। इधर अमित, जो इंदौर में अपनी नौकरी करता है, 4 या 6 महीने में 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है और अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। लेकिन अमित जब 1 सप्ताह अपने घर पर रहता है, चाहकर भी अपनी पत्नी को पूरा समय नहीं दे पाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब 1 सप्ताह के बाद जिस दिन अमित इंदौर जाने के लिए तैयार हो रहा था, रश्मि उसी दिन ही अपने पति से झगड़ा कर बैठती है। पति और पत्नी के बीच में जब झगड़ा तकरार हो रहा था, राहुल भी वहीं खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था। अमित जब वापस इंदौर चला जाता है, राहुल रश्मि से पूछता है कि तुम मौसा जी से झगड़ा क्यों कर रही थी। इस पर रश्मि आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है और राहुल को तुरंत ही जवाब देती है कि जब तुम शादी कर लेना, अपनी पत्नी से कभी दूर मत जाना।
रश्मि जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, इसे सुनकर राहुल को भी समझने में देर नहीं लगता है कि आखिरकार उसकी मौसी मौसा से झगड़ा क्यों कर रही थी। राहुल को जैसे ही रश्मि की कमजोरी का मालूम चल जाता है, कहीं ना कहीं राहुल की भी नीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसके बाद राहुल जब भी अपनी मौसी की तरफ देखता है, काफी अजीब निगाहों से देखता है, जिसे देखकर रश्मि को भी समझने में देर नहीं लगती है कि राहुल उससे चाहता क्या है। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब मान मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है और रश्मि के घर के अंदर ही रश्मि और राहुल के बीच में प्रेम प्रसंग के साथ अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल उसके बाद रश्मि इस प्रकार से खुश रहने लगती है कि उसके बाद जब भी उसका पति घर पर आता है, रश्मि और राहुल इंतजार करने लगते हैं कि अमित वापस कब जाएगा। दरअसल रश्मि का राहुल के साथ जब इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, इस बात की जानकारी अमित को कभी मालूम नहीं चलता है, क्योंकि रश्मि का बेटा सत्यम जब अपनी कोचिंग में चला जाता है, उसके बाद रश्मि राहुल को अपने कमरे के अंदर लेकर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस तरह का नजारा जब आस पड़ोस के लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को शक चला जाता है और धीरे धीरे ये बातें अमित के कानों तक भी पहुंच जाती है। अमित को जैसे ही मालूम चलता है, वो अपने घर पर पहुंचता है और अपनी पत्नी को काफी फटकार लगाता है। साथ ही साथ आदित्यपुरम से अपना घर खाली कर देता है और इसी गोवर्धन कॉलोनी में आ जाता है और किराए का एक फ्लैट ले लेता है, जहां पर रश्मि अपने बेटे के साथ रहने लगती है। साथ ही साथ अमित राहुल को हिदायत देकर जाता है कि आज के बाद तुमको मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने बेटे से भी ये कहकर जाता है कि अगर राहुल कभी हमारे घर पर आता है तो तुम मुझे जरूर बता देना। रश्मि गोवर्धन कॉलोनी में आकर रहने तो लगती है, इस वजह से रश्मि और राहुल कभी मुलाकात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। आखिरकार राहुल से जब बर्दाश्त नहीं होता है, एक दिन हिम्मत जुटाकर सुबह सुबह रश्मि से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन राहुल जब रश्मि के घर पर पहुंचता है, उस वक्त रश्मि का बेटा सत्यम अपने घर पर मौजूद नहीं था। इतने दिनों के बाद रश्मि जब राहुल को देखती है, देखकर इस प्रकार से खुश हो जाती है कि तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लेकर जाती है और दोनों अपनी हसरतों को पूरा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों की हवस पूरी हो पाती, थोड़ी देर में सत्यम अपने घर पर पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। रश्मि और राहुल जब अपने सामने सत्यम को देखते हैं, देखकर एकदम से डर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल सत्यम को लेकर मार्केट में जाता है, उसे कुछ खिलाता पिलाता है और उससे कहता है कि इस बारे में तुम अपने पापा को कुछ भी मत बताना कि मैं तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारी मम्मी से मुलाकात किया था। इस पर सत्यम राहुल को जवाब देता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। राहुल भी सत्यम से कहता है कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इस पर सत्यम राहुल से कहता है कि फिलहाल मुझे 2000 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना है। राहुल तुरंत ही 2000 रुपए सत्यम को देता है और सत्यम को मार्केट में छोड़कर सीधे रश्मि के पास पहुंच जाता है और रश्मि से कहता है कि सारे मसले का हल हो गया है। दरअसल सत्यम हमारे बारे में कभी भी तुम्हारे पति से नहीं बताएगा। उसके बाद राहुल जब भी रश्मि से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है, सत्यम जब घर पर होता है, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे घर से
थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देता है। समय बेहतर तरीके से गुजरता है क्योंकि सत्यम इधर राहुल से बदले में तरह तरह की डिमांड करने लगता है। एक दिन सत्यम राहुल से कहता है कि मेरे लिए एक मोबाइल खरीद दो। मोबाइल की जब डिमांड करता है, राहुल तुरंत ही मार्केट में जाता है और सत्यम के लिए 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद कर सत्यम को दे देता है। लेकिन धीरे धीरे सत्यम का लालच बढ़ना शुरू हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन सत्यम राहुल से कहता है कि मेरे लिए एक बाइक ला कर दो। जब बाइक की डिमांड करता है, ये सुनकर राहुल एकदम से परेशान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार 1,00,000 रुपए कैसे इंतजाम करेगा, क्योंकि राहुल चाहकर भी 1,00,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता है। अब राहुल को डर सताने लगता है कि अगर मैंने सत्यम को बाइक नहीं दिया तो उसके और रश्मि के बारे में जो कुछ भी बातें हैं, सारी बातें सत्यम अपने पिता से बता देगा। राहुल इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे सत्यम को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन राहुल इस बारे में रश्मि को कुछ नहीं बताता है। 6 जनवरी 2024 की सुबह सुबह राहुल रश्मि से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है। उस वक्त सत्यम अपने घर पर ही मौजूद था। राहुल सत्यम से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, तब तक मैं तुम्हारी माँ से मुलाकात कर लेता हूँ। लेकिन राहुल सत्यम से कहता है कि पहले मेरे लेकिन सत्यम राहुल से कहता है कि पहले मेरे लिए बाइक खरीद कर लाओ। इस पर राहुल सत्यम से कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ और फिर बाइक खरीदने के लिए चलते हैं। सत्यम अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद राहुल रश्मि को लेकर कमरे में जाता है और अपनी हवस पूरी कर लेता है। थोड़ी देर के बाद राहुल जब रश्मि के घर से बाहर निकलता है, सत्यम को अपनी कार में बिठा लेता है और सीधे जौरा पहुंच जाता है। दरअसल जौरा में ही राहुल की बुआ का बेटा है जिसका नाम है सुमित। राहुल अपने षड्यंत्र में सुमित को भी शामिल कर चुका था। हालांकि सुमित इस काम को करने के लिए राहुल के सामने एक शर्त रख देता है। सुमित राहुल से कहता है कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मुझे रश्मि के साथ कुछ पल बिताने का मौका दोगे और इस बारे में तुमको खुद ही रश्मि से बातचीत करना होगा। राहुल सुमित की शर्त मान चुका था। राहुल सत्यम को लेकर सीधे सुमित के घर पर जाता है, सुमित को भी अपनी कार में बिठाता है और फिर तीनों इसी कुरावली गांव में नहर किनारे पहुंच जाते हैं। दरअसल राहुल सत्यम से कहता है कि मैंने जिसको कर्ज दिया है वो मुझे पैसा लौटाने यहीं पर आएगा। नहर किनारे पहुंचने के बाद जैसे ही वहां पर सुनसान जगह देखते हैं, मौका देखकर राहुल और सुमित सत्यम को नहर के अंदर धक्का दे देते हैं। दरअसल सत्यम को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। सत्यम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस राहुल की तहरीर पर उसकी बुआ के बेटे सुमित को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी सत्यम की मां रश्मि को मालूम चलता है तो उसको अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि राहुल इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा चुका था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है।